हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बाय टेकिंग अप द की आइडियाज व्हाट आर देयर फॉर बोथ प्रीलिम्स मेंस एंड आल्सो फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। द गोल इज टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड मेक यू लर्न। कैसे चीज़ों को समझना है, क्या निकालना है, क्या पकड़ना है, सिर्फ एक स्टेप है। देयर आर सो मेनी मोर स्टेप्स इन्वॉल्व टू मेक इट सिंपल, मेक इट क्लियर। सिंपल मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि चीज़ें सुपरफिशियल हो जाएं। आपको पेशेंस देनी पड़ती है, आपको मेंटल ओरिएंटेशन देना पड़ता है, तभी चेंजेस आते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज, so that we can move forward all towards success. Our goal is to make sure that you learn and understand and also create your own success. तो again, in the beginning, जो कि कल हमने बात की थी कि कैसे आप स्कैम से बच सकते हैं। नेवर क्लिक ऑन एन अननोन लिंक, नेवर शेयर एनी बैंक डिटेल। लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं। दो कदम आगे कैसे रहेंगे जब हम चार कदम पीछे हैं? क्योंकि सब कुछ जो हमारे चारों तरफ है, इट इज मोस्टली ड्रिवन बाय ओन मोटिव्स। द गोल इज दैट यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड कि मोटिव क्या है, गोल क्या है, मुझे रेशनल बिहेव कैसे करना है। दैट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड स्मार्ट टास्क, बट वी डू ट्रेन आवर स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स टू लर्न एंड टू हैंडल दोज चैलेंजेस एवरी डे एवरी मोमेंट विद कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है दैट इवन सिंगल एंड अनमैरिड वुमेन दे हैव द राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब की वर्ड्स यहाँ पर क्या होंगे? सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर एक इंपॉर्टेंट कमेंट है। राइट ऑफ एवरी वुमन टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट। यानी राज्य का इस बारे में कोई भी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात अगर हम इसी दिशा में करें तो इसका कहना यह है कि जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स वुमेन की लाइफ में होते हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू गिविंग बर्थ एंड ऑल दोज काइंड ऑफ जो भी क्रूशियल एरियाज हैं, दे आर टू बी डेल्ट क्लियरली विद डोमेन इन ए ब्रॉडर लाइट। बड़ा डोमेन है उसका। तो 20 वीक से अधिक लिमिट के जो प्रोविजंस हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो ये नहीं हो सकता कि वो डिनाई कर दिया जाए 20 वीक से ज्यादा, अगर वो कंसेंसस रिलेशनशिप थी तब भी। क्योंकि वो बेनिफिट को वैसे देखा जाना चाहिए इवन फॉर मैरिड वुमेन, कि वो उसका राइट है, स्टीरियोटाइप नहीं है। और ऐसा कहने से सिर्फ ऐसा हो जाएगा कि मैरिड वुमेन ही सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होती हैं। कॉन्सिक्वेंटली लॉ सिर्फ उन्हीं को फायदा करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मैरिड वुमेन और सिंगल वुमेन में कोई कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन नहीं है। दोनों को एक समान अधिकार है। आर्टिकल 21 रिकॉग्नाइजेस एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वुमेन टू अंडरगो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इज एट स्टेक। चाहे वो मैरिड है, चाहे वो अनमैरिड है। सो डिप्राइविंग वुमेन ऑटोनॉमी ऑफ नॉट ओनली ओवर देयर बॉडीज बट ऑल्सो ओवर देयर लाइव्स, ये उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट होगा। कहाँ यूज नहीं होगा ये आइडिया? ये आइडिया एथिक्स के क्वेश्चंस में यूज होगा। ये आइडिया सोसाइटी के क्वेश्चंस में यूज होगा। ये आइडिया सोशियोलॉजी में यूज होगा। ये आइडिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन में भी यूज होगा। ये आइडिया एंथ्रोपोलॉजी में भी यूज होगा। ये आइडिया एसए में भी यूज होगा। इतनी जबरदस्त बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन के हिसाब से की गई है। एक और वर्ड अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो ये क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एग्जाम्पल, जो कि सोसाइटी में बदलते समय के साथ सोशल चेंज को एक्सेप्ट करता है कि एक इंडिविजुअल अपने सारे के सारे लाइफ की पार्ट्स को जीने के और उनको स्वीकार करने का हकदार है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। इवोल्यूशन ऑफ लॉ का एग्जाम्पल है ये। जेंडर इक्वल सोसाइटी, एक और कीवर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उसका भी एग्जाम्पल है। यानी कि जो रूल है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो आप बहुत नैरो नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते भाई कौन प्रेगनेंसी का टर्मिनेट कराने आया है, अरे इसके तो पति ने मना किया था, अरे इसकी तो शादी नहीं हुई है, अरे ये तो सिंगल है, अरे ये तो लिव इन रिलेशनशिप में। सब आर्टिफिशियल है। चेंज सोशल कॉन्टेक्स्ट को देखने की बात है। लॉ स्टेटिक नहीं रह सकते। लॉ को इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, लेकिन लॉ एकदम भी चेंज नहीं हो जाते। कोर्ट का कहना है यदि कोई महिला किसी बच्चे को बर्थ देती है तो वो जो है फाइनेंशियल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस, फैमिली की कंडीशन सब देखनी पड़ती है। ईच वुमेन्स कंडीशन इज यूनिक। और
वुमेन ही राइट है, वुमेन को ही राइट है ये बेस्ट कोर्स देखने का कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा उस प्रेगनेंसी का उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे। ये हम नहीं कहना चाह रहे हैं कि नारी जो है या महिला जो है वो चाहेगी ही नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। वी हैव टू सी इट फ्रॉम द पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन। सो वुमेन की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लिया जाए जब कभी ऐसे केसेस आते हैं। कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स को भी देखा जाए, बिकॉज लाइफ के सर्कमस्टेंसेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लाइफ उनको अपने टर्म्स पे ही जीनी जानी चाहिए। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी वुमेन की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसका इंट्रिंसिक राइट है। इट इज क्लोजली लिंक्ड विद द राइट ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी के वुमेन की बॉडी के ऊपर, वुमेन की लाइफ के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये जो है मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव और ब्रॉड जजमेंट है विच इज टू बी सीन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, सोसाइटी एंड द जेंडर राइट्स। आगे चलते हैं, बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट एरियाज की, सो दैट यू कैन हैव योर ओन नोट्स, यू कैन हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग, और साथ में आप फिर चीज़ों को समझ सकें। Big learnings are never made easy. Big learnings take smart time. They are never given any shortcut. There is no shortcut to smart work. There is no shortcut to hard work. There can only be more smart work in order to get success. बात करते हैं हम उन एस्पेक्ट्स की, उन टॉपिक्स की जो आपके फ्यूचर एंगल से इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जंगल सफारी इन अरावलीज, अगर ऐसा किया जाएगा इट विल बी द लार्जेस्ट आउटसाइड अफ्रीका। जंगल सफारी नॉर्थ इंडिया में अरावलीज में, एटलस खोलिए, लोकेशन चेक कीजिए, एरिया देखिए कि दैट 10,000 acres of land in Aravalli has been identified, and Central Zoo Authority has already given its evaluation study कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, so हरियाणा is going to propose that। तो आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? ये कैसे होनी चाहिए? इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? और इसकी फंडिंग, सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंसिंग कैसे होनी चाहिए, एंड व्हाट मैसेज इट शुड प्रमोट, ये आप खुद सोचेंगे तो आई थिंक आपको आर्टिकल खुद भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि हर चीज सिर्फ बता के स्पून फीडिंग कर दी तो जरूरी नहीं है कि आप राइट टाइम पे उसको अप्लाई भी कर पाओगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ दिखता है। तो दिखने और होने में फर्क है। कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, when the Supreme Court was talking about passive euthanasia। पैसिव यूथनेसिया मतलब आप कह सकते हैं कि आप नहीं जीना चाहते, और आप कह सकते हैं असिस्टेड सुसाइड, आप मरना चाहते हैं और आप उसके लिए जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप कहते हैं मुझे नहीं जीना है। पैसिव यूथनेसिया। कंट्रीज लाइक नीदरलैंड्स दे हैव द लॉ कि भाई अगर मैं वेजिटेटिव स्टेट में हूँ, मैं ब्रेन डेड हूँ, तो मैं चाहूंगा कोई बात नहीं आप मेरा वो हटा दीजिए। अगर मान लो, मैं खुद तो नहीं बोलूंगा ऑब्वियसली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बट आई एम सेइंग कि वहां पर लॉ है, लीगल, देयर इज अ लीगल प्रोविजन। इंडिया में ऐसा नहीं था पहले। तो इंडिया में सुसाइड के लिए भी मतलब अगर आपने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो उस पर आप पे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सो जजेस वर टॉकिंग अबाउट इट, तो दे डिस्कस्ड अबाउट अ हॉलीवुड मूवी हुज लाइफ इज इट एनीवे, whose life is it anyway talks about such topics। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एंड द यू नो जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड कलीग्स ओवर देयर, जो जुडिशरी लॉयर्स हैं, दे वर आल्सो टॉकिंग अबाउट कि जैन्स हैव द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिटैचमेंट इन देयर सिस्टम, बिकॉज जैनिज्म में देयर इज अ प्रैक्टिस कॉल्ड सल्ले खाना। सल्ले खाना प्रैक्टिस में आप खाना छोड़ देते हैं, आप लास्ट में आप जीना छोड़ देते हैं और अपने आप को आप शरीर त्याग देते हैं, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था मैसूरू जाकर। So 20th century philosopher Bertrand Russell also has written on suicide। So Supreme Court was discussing कि जो लोग ऐसा टेंडेंसी रखते हैं उनको बचाया जा सकता है बाई काउंसलिंग। अदर ऑफिसर्स ऑफ द लॉ वर सेइंग कि ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि फैमिली जो है सपोर्ट सिस्टम खत्म हो रहे हैं। अर्लियर लार्ज फैमिली थी, वो टेक केयर करती थी, वो आइडियाज को शेयर करती थी। अब आपके 1000 फ्रेंड्स ऑनलाइन तो हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानेंगे कि आपके नेबर कौन है। तो हम भी फ्रेंड्स हैं, we are also friends, we are also sharing some common goal, common success medium। So do not ever think that your hard work doesn't matter। I really believe that you are working in the right direction. Put your 100% hard work and definitely things will move in the right direction with rationality। Moving further,
Uttar Pradesh, we have to focus. The state is coming every day. There are examples. For example, rural life. It is talking about rural life. So we have to see कि rural life में क्या वो important areas की बात कर रहे हैं, एमजी नरेगा की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात कर रहे हैं, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, या फिर जो है वो रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड की बात कर रहे हैं. जो पॉइंट्स आपको याद हैं उससे आगे चलिए. जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज गो टू अनसरकारी वीडियोस. आपको एफपीओ पे एक वीडियो भी मिलेगा. डू हैव अ लुक एंड यू विल रियली लाइक इट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सिमिलरली टूरिज्म में कैसे आप हाई करेंगे. सो वाराणसी, कुशीनगर, श्रावस्ती, सनकीसा, नाम सब याद रखिए, इनको देखिए एटलस में कहाँ है ये, और ये सारे के सारे बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव के लिए तैयार हो रहे हैं. सिमिलरली रूरल टूरिज्म बोर्ड बन रहा है. देर इज देर इज स्टेजिंग ऑफ रामलीला इन अयोध्या, एंड देन रामायण प्रोजेक्ट इज ऑल्सो गोइंग ऑन, एंड देन अमृत यात्रा इज बीइंग ऑर्गेनाइज फ्रॉम शाहजहांपुर टू गोरखपुर. राम प्रसाद बिस्मिल की याद में हो रहा है. महारानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थे, उनके उसमें हो रहा है. तो ये सब चीजें हमें हमें हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी और हमारे रिलीजन, हमारे देश, हमारी भक्ति से जोड़ती हैं. हम सबका एक ही रिलीजन है, वो धर्म है. ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन, ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, ड्यूटी टुवर्ड्स पुटिंग आवर बेस्ट. So that is why you must make separate notes. Keep on visiting the previous, lectures, so that you have a continuity of thinking. आप दोबारा उनमें जाइए, दोबारा देखिए, कुछ पॉइंट्स बनाइए, because we are not going to repeat anything. And secondly, I can assure you that whatever we are covering, questions are going to come on the same lines, on the same thinking. Questions predict नहीं कर रहे हैं, thinking predict कर रहे हैं. So IAS officer, uh, Pooja Singhal, she was arrested by the ED. So it has been found that she paid crores in cash to build husband's hospital and to launder money. अब बताइए रह क्या गया है. Heavily undervaluing of the balance sheets was shown of the Pulse Hospital in Ranchi, जो उनके हस्बैंड के द्वारा ओन किया गया है. सो द केस जो है सिंगल जी के खिलाफ, वो दर्शाता है कि समाज में यदि आप भ्रष्टाचार को पनपाएंगे, आप उसको साथ देंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपका नंबर नहीं आएगा. आपका नंबर आएगा, और कोई ना कोई आपके आसपास ही ऐसा कोई वशिष्ठ अधिकारी और सामाजिक व्यक्ति होंगे, आम नागरिक होगा, जो इन बातों को ऊपर उठाएगा. फॉर एग्जाम्पल, हेड मिस्ट्रेस वॉज सस्पेंडेड. देर वॉज a वीडियो शोन, एंड द वीडियो was showing that the children are eating rice with salt. देखिए दोनों एग्जाम्पल सेम पेज के ऊपर हैं. सेम पेज पे हम बात कर रहे हैं पूजा सिंगल जी की. सेम पेज पे आप बात कर रहे हैं कि हेड मिस्ट्रेस सस्पेंड हो गई, जो कि जो कि जिनका फर्ज था कि राइस के साथ कम से कम खाना मिले, प्रॉपर गर्म खाना मिले, सब्जी मिले, जो मिड डे मील स्कीम की बात है. सिमिलरली वहीं पर एक एग्जांपल भी है कि फॉर्मर गुजरात डीजीपी आर बी श्री कुमार, वो अपने रेजिडेंस में आए हैं, क्योंकि उनको जो है इंटरिम बेल दी गई है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोसाइटी. ये सारे एग्जांपल्स मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ. ए अब्दुल सत्तार, जो पीएफआई के हैं, जो ही इज जनरल सेक्रेटरी, he is being produced before the NIA court in Kochi. तो देश अपना काम कर रहा है, देश के पीछे ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है, सिस्टम अपना काम कर रहा है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अभी अभी हम बात करेंगे कैसे आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग दैट कैसे आपको किस ओरिएंटेशन से आपको सिविल सर्विसेज रिफॉर्म को भी देखना है. सो सेकेंडली, yesterday only we discussed about an IAS officer's controversial remarks. She apologizes. और जो 19 ईयर गर्ल थी, रिया कुमारी, वो जो है वो रिया कुमारी ने एक क्वेश्चन उठाया था, तो इट वाज अ सीरियस कंसर्न. और उसने जो क्वेश्चन पूछा, तो उसके लिए उसको जवाब मिला. तो राय जो जो रिया कुमारी है, उनके जवाब उनको ठीक से नहीं मिला, लेकिन उसके बाद से आईएएस ऑफिसर ने जो है रिटर्न अपॉलॉजी भी लिखी. और उसके बाद जो है 300 रुपया गर्ल्स को क्लास 6 एंड अबव सैनिटरी पैड के लिए दिया जाता है, लेकिन वो मनी कभी मिला नहीं. तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया. तो what she wanted to suggest was put a sanitary pad box at every school so that girls don't have to face embarrassment. उन्होंने ऐसा कहा. तो कुछ लोगों ने खुशी मनाई, और कुछ लोगों ने उसकी जो स्लम में रहती हैं, वो बीजेपी आरजेडी ऑफिस पटना के पीछे, इट इज शी इज द ओनली पर्सन इन हर फैमिली शी हैज पास क्लास 10, और उनके पिताजी जो है एक लेबरर थे, और अभी वो नहीं रहे. तो ऐसे भारत की हम बात कर रहे हैं. आप समझिए इस बात को, और आप इस बातों को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए कि ऐसे समाज को बदलने की बात हो रही है. No woman can call herself free who does not control her own body. कितनी सही बात कही गई है. आज ही के हिसाब से बात बिल्कुल सही कही गई है. तो आप ऐसे में लिख सकते हैं, एथिक्स की केस स्टडी में लिख सकते हैं, इंटरव्यू में आप इसको ऐसा बोल सकते हैं. तो ये चीजें डिग्निटी के लिए हैं, ये चीजें सामाजिक
सामाजिक परिपक्वता के लिए हैं, ये चीजें समाज को समझाने के लिए, तो उनके ही बेसिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये हमें सोचना होगा। सो सीडीएस, लेट्स टॉक a little bit about जनरल स्टडीज पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी की। जब हम बात करते हैं सीडीएस, तो सीडीएस की जब हम बात करते हैं तो आर्म फोर्सेस जो है एक मेच्योर डेमोक्रेसी है इंडिया में। ये देखिए मेच्योर डेमोक्रेसी है और कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड इंस्ट्रूमेंट है स्टेट का अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी। कितनी बढ़िया लाइन लिखी गई है, आप इसको नोट कर सकते हैं बिल्कुल, कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है लेकिन है किसके अंदर, सिविलियन सुप्रीमेसी में। यानी वॉर जो है, वॉर इज ए कंटिन्यूअंस ऑफ पॉलिसी, भाई अदर मीन्स आ जाएगा, ऐसा ऐसे में आ जाएगा, आप लिखिएगा फिर ऐसे का टॉपिक आ जाएगा। तो ये एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो सैमुअल हंटिंगटन ने भी इस बारे में बात की है। सैमुअल हंटिंगटन का कहना है कि दे सब्जेक्टिव कंट्रोल ओवर प्रोफेशनलाइज्ड मिलिट्री जो इंडिया में भी है, और मिलिट्री इज डीलिंग इन इंडिया ऑल्सो, इट इज ऑपरेटिंग विद ग्रेट ऑटोनॉमी। पॉलिटिशियंस जो है ट्रस्ट करते हैं एंड साउंड पॉलिसी एडवाइस इज बीइंग गिवन। ये मॉडल वेस्ट में फॉलो किया जाता है। इंडिया में जो है आर्म फोर्सेस इसी मॉडल को फॉलो करती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पावरफुल लेयर ऑफ ब्यूरोक्रेसी है एंड देयर इज लेस इंटरेस्ट अमंग पॉलिटिशियन अबाउट द मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल का है, वो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कैपेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस जो है वो बहुत ही डीप तरीके से नहीं देखा गया पिछले 75 सालों में, जैसा कि अब हो रहा है। इसलिए अब चेंजेस आ रहे हैं। तो फर्स्ट चैलेंज होगा सीडीएस साहब का, that there should be prioritization and building bridge between government and the organization. सेकंड चैलेंज उनका होगा जो 5 कंपीटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं आर्म फोर्सेस की। पहला, एक ऑपरेशन कैपेबिलिटी बनाना, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी आप नोट कर लेंगे। दूसरा, इंटीग्रेटिंग मिलिट्री प्लानिंग एंड ट्रेनिंग, उसको सही में ऐसा बनाना, उसके अंदर मतलब फ्रेश स्ट्रक्चर को लेके आना। उसके बाद जो है इंडिया सेंट्रिक अप्रोच को करना, इंडिया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करना। तीसरा, डॉक्ट्रिन पॉलिसी और स्ट्रेटेजी बनाना। इसके लिए आप कह सकते हैं टीटीपीज। टीटीपीज का मतलब क्या हुआ, टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। तो पॉलिसीज एंड डॉक्ट्रिन जो है वो इवॉल्व होती हैं, क्लियरली आर्टिकुलेट होती हैं स्ट्रेटेजीज। तो स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट जो है डिवाइड है इस बात के ऊपर कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए। तो सीडीएस का टास्क है कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाई जाए इस तरीके से, जिस तरीके से वो सारे एलिमेंट्स को साथ लेकर चले। देन balancing the need to retain the operational capability and the government's push towards self-reliance in defense manufacturing. Self-reliance in defense manufacturing वो हो ही रहा है, वो होना भी चाहिए। तो साइंटिस्ट हैं, आर्म फोर्सेस हैं, उनका एक इंटीग्रेशन होना चाहिए। एंड देन द लास्ट चैलेंज होना चाहिए कॉलोनियल लेगेसी जो है उसको, ट्रेडिशंस को करके इंडिया के मार्शल ट्रेडिशन को इंडिया के सिविलाइज ट्रेडिशन पे जाया जाए। महाभारत, मराठा, चोला एम्पायर, इंडिपेंडेंट इंडियन आर्म फोर्सेस की जो एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है वो आए, ना कि कॉलोनियल माइंडसेट आए। So these are a couple of ideas which has been given by Honorable Arjun Subramaniam sir. He is a retired Air Vice Marshal. तो इतने पॉइंट्स आपके लिए बहुत हैं। इनको भी अगर आपने सोच लिया, कर लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ that you are going to get a clarity of thought in this regard. Coming further, अगर हम बात करें कि क्या हमें करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, आता क्या क्या है इसमें, हमें करेंसी मूवमेंट को कैसे देखना चाहिए, क्या रुपये को बचाने के चक्कर में हमें हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे खर्च करते चला जाना चाहिए या हमें कुछ और करना चाहिए। ये सिर्फ सिंपल सी बात है। क्योंकि 21-22 में अगर हम बात करें, जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडिया का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो है हाई था, अब वो थोड़ा थोड़ा कम जा रहा है, पेंडेमिक के टाइम में हाई था। इंडिया ने इस डिमांड को कैपिटलाइज किया और ग्लोबल एक्सपोर्ट में अपने शेयर को बढ़ाया। लेकिन रिकॉर्ड एक्सपोर्ट के साथ साथ रिकॉर्ड इंपोर्ट भी आए। अब इंपोर्ट भी आएंगे तो इंपोर्ट अगर ज्यादा होगा बहुत एक्सपोर्ट से, तो नेचुरली आपका फिस्कल या ट्रेड डेफिसिट आपका वो भी ज्यादा ही होगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। और एक्सटर्नल सेक्टर के प्रेशर तो होंगे ही होंगे। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जैसा ये कह रहे हैं कि 1.2% ऑफ जीडीपी था 21-22 में, जबकि सरप्लस था 2020-21 में। इसीलिए आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ गए। लेकिन उसके बाद से आपके आरबीआई ने करीब तकरीबन $100 बिलियन जो है
$100 बिलियन वो खर्च कर दिए हैं रुपए को बचाने के लिए। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो चेंज हो चुका है, रशिया यूक्रेन वॉर है, ग्लोबल इन्फ्लेशन है, सेंट्रल बैंक सप्लाई साइड प्रेशर है, सप्लाई साइड प्रेशर, और एनर्जी क्राइसिस की हम यूरोप में हम बात कर ही रहे हैं। चाइना भी जो है वो अब स्लो डाउन हो गया है। तो इसीलिए बहुत क्लैरिटी नहीं है कि आखिर किया क्या जाए, ग्लोबल एनवायरनमेंट से कैसे बचा जाए। लेकिन इंडिया की जो डोमेस्टिक रिकवरी है वो स्टेडी है, और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट वाइडन जरूर हुआ है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड स्लोडाउन के बावजूद, सर्विस एक्सपोर्ट के बावजूद, इंडिया का फिर भी बाकी डेवलप्ड इकोनॉमीज के मुकाबले जो ग्रोथ है वो इतनी बुरी नहीं हुई है। जियोपॉलिटिकल टेंशन तो चलती ही रहेंगी, रेनफॉल पैटर्न्स और अनसर्टेन ग्लोबल प्रोस्पेक्ट और कमोडिटी प्राइसेस में उतार चढ़ाव होता ही रहेगा। देन हाउ वी गोना मूव अबाउट, क्या समझे हम इन चीजों को। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आरबीआई जो है वो अपने हिसाब से जहां जरूरत पड़ती है वैसा वो पोजीशन और सिचुएशन को संभालेगी। यही हमारे समझने की बात है, जो कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और यही एक इंपॉर्टेंट एरिया भी है। सेकेंडली, कमिंग टू यू नो इंटरेस्ट रेट्स, एक जनरल बात है कि सेविंग डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। जुलाई से दिसंबर, जुलाई से सितंबर एंड अक्टूबर टू दिसंबर थोड़े थोड़े बढ़े हैं। जैसे 2 ईयर डिपॉजिट बढ़ गया है, 3 ईयर डिपॉजिट टाइम बढ़ गया है, 5 ईयर डिपॉजिट बढ़ गया है, एंड ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो हैव रेज्ड। पीपीएफ उतना का उतना ही है, किसान विकास पत्र बढ़ गया है, सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% आपको मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अबॉर्शन रूलिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट देन इन आवर फ्यूचर अभी डिस्कस करते हुए हम जो है पास्ट की जजमेंट्स पे भी जाएंगे। हम अगर बात करें कि रशिया हैज एनेक्स्ड यूक्रेन के पार्ट्स को जो उन्होंने एनेक्स किए, तो व्हाट्स नेक्स्ट। तो पुतिन विल मीट द लीडर्स एंड दे विल बी प्रोक्लेमिंग दैट इंडिया रशिया इंस्टॉल्ड लीडर्स विल बी देयर, रशियन सेपरेटिस्ट और ऑफिशियल्स उनको कंट्रोल कर देंगे उन रीजन्स को, और फॉर्मली रशिया का वो पार्ट बन जाएंगे। मॉस्को जो है उनको अपने जो उनके न्यूक्लियर डिफेंसेस हैं वहां तक एक्सटेंड कर देगा, और जो वहाँ की पॉपुलेशन है दे विल बी ड्राफ्टेड टू फाइट फॉर रशिया अगेंस्ट यूक्रेन, which is definitely not acceptable to Ukraine also. Similarly, आर्म सप्लाईज जो है वेस्ट को और बढ़ाएगा यूक्रेन को, और साथ साथ में जो है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में रशिया कंटिन्यू रखना चाहता है। दोनों का इसीलिए अभी ये ही खेल चलता रहेगा, कुछ भी और आगे आप नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री ग्रामीण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वर्सेस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो एनएफएसए क्या है, वो राइट बेस्ड स्कीम है अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है। बल्कि पीएमजीकेवाई जो है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा की गई है। दोनों के बेनिफिशियरीज जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं। सो जिन लोगों को ऑलरेडी सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिल रहा था, दे कैन गेट द फ्री फूड ग्रेन अंडर पीएमजीकेवाई। पीएमजीकेवाई इज प्रोवाइडिंग एडिशनल बेनिफिट्स टू एनएफएसए बेनिफिशरीज, लेकिन it is not covering additional beneficiaries beyond the accepted limit of 81.35 करोड़ पर्सन्स अंडर एनएफएसए। यानी एनएफएसए में जितने लोग हैं उतने ही लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बेनिफिट मिलेगा। So this is a very very important thing, because यूपीए गवर्नमेंट ने 2013 में access to adequate quantity of food to at affordable price 50% अर्बन पॉपुलेशन 75% रूरल पॉपुलेशन के लिए किया था। सो ओवरऑल कवरेज इज 67% एनएफएसए की, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ पर्सन टू बी कवर्ड इन रूरल एंड अर्बन शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एस्टिमेट्स एज पर द सेंसस एंड द रिलेवेंट फिगर्स। तो लेटेस्ट फिगर 2011 की सेंसस की है ये। मिनिस्ट्री का डेटा कहता है दैट देयर आर अबाउट 79.77 करोड़ पीपल जिनको ये मिल रहा है। सो इलेक्शंस और राशंस, ये बात आप भी जानते हैं, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश सब जगह आ रहे हैं, तो इसीलिए आप ये भी सोच सकते हैं कि उस एंगल से भी ये प्रमोट किया जाने की बात है। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट एंड इट्स फिस्कल कंडीशंस। ये बात सोचने वाली है।
तो अब आप देखिए प्रधानमंत्री साहब जो है रवि दहिया, उसके बाद जो है मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा एंड गगन नारंग जो है ओपनिंग ऑफ 36 नेशनल गेम्स उन्होंने शुरू किया। और उनका कहना है कि सॉफ्ट पावर ऑफ स्पोर्ट्स एक कंट्री की आइडेंटिटी होती है। 8 साल पहले इंडिया के 20-25 स्पोर्ट्स में एथलीट पार्ट करते थे, नाउ 40 डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्ट करते हैं, और बजट भी जो है 60% 70% ऑलमोस्ट पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है। एंड दिस इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी important development for India. So this is really a wonderful thing. We must appreciate that. अभी हम बात कर रहे थे तो राजस्थान गवर्नमेंट हैज started a scheme called Udan, which is a resolution of free distribution of sanitary napkins for the girls. That's what we say. So moving further, taking up to the next newspaper and the areas, let's see what is there so that we can bring up to you all other important areas. Please keep on making your own notes. Do like and share, subscribe our channel, because that is very very important to keep things moving in the right direction, and also it will help you to be motivated so that you can get success. So let's start, and without I should say without repeating, let's talk about horticulture first of all. So there is on your screen, it is visible कि Himachal Pradesh is coming up with the first and of its own type horticulture policy. 80% सब्सिडी ऑन एंटी हेल नेट्स। ये देखिए, ये नेट लगे हुए हैं, ये आपको व्हाइट कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपको ओले और हर प्रकार की जो सर्दी में जो जो मतलब स्नोफॉल के बाद जो प्रॉब्लम आती है, एंटी हेल ओले जो पड़ते हैं एप्पल्स को जो खराब करते हैं, वो 80% सब्सिडी उस पर दी जाएगी। यानी हॉर्टिकल्चर के बिना राजस्थान हिमाचल की इकोनॉमी चल नहीं सकती है। सो टुडे यू कैन से 2.34 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है हॉर्टिकल्चर में है, एंड देन द स्टेट वांट्स टू इंक्रीज इट। एप्पल इज द मेन क्रॉप, 49% of the total area is under fruit crops, and 80% of the total fruit production is also under apple in Himachal Pradesh। यानी कि एरिया हो गया आपका 49%, और टोटल फ्रूट प्रोडक्शन आपकी एप्पल ही होता है आपका 80%। तो इसीलिए एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं इसको। किन्नौर एप्पल एक ग्लोबल ब्रांड है, और उसके बाद शिमला का एप्पल भी होता है, लेकिन किन्नौर एप्पल एज आई एम सेइंग यू इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रांड्स। और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम इंप्लीमेंट भी की गई है। देखिए ये रहा, सिट्रस फ्रूट्स के लिए भी सरकार ने बहुत जोर दिया है। सो इसीलिए महक और अरोमा स्कीम, यानी कि हॉर्टिकल्चर के अंदर उन्होंने जो है ऐसे प्लांट्स को, मैरीगोल्ड, उसके बाद लेवेंडर, रोजमेरी, मिंट, इनको भी प्रमोट किया है। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को दे आर यूजिंग। क्लस्टर का मतलब है कि एक पूरे उसको डेडिकेटेड एरिया को पूरा, जैसे मान लो स्पेसिफिक फ्रूट्स के लिए बना दिया, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए बना दिया। ऐसी फार्मिंग अप्रोच जो है सभी क्रॉप्स के लिए बनाई जा रही है, सभी सीजन से, ताकि मैक्सिमम बातें डिराइव की जा सकें। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल समझी जा रही है, सेम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी कितना पानी किस टाइम यूज होता है, क्या कंडीशंस रहती हैं, उसी हिसाब से क्रॉप्स को प्रमोट किया जा रहा है। सिमिलरली हनी बी फ्लोरा के लिए, जिसको हम एपीकल्चर भी कहते हैं, तो कांगड़ा, शिमला, सोलन, यहाँ पर जो है नेक्टर जो सोर्स होता है हनी का, उसको जो है प्रमोट किया जा रहा है, ताकि वहां पर जो है और इसको प्रमोट किया जा सके। कई स्कीम्स के नाम भी हैं, जैसे मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, हिमाचल पुष्प क्रांति योजना, हिमाचल खुम्ब, खुम्ब यानी मशरूम, एंटी हेलनेट स्कीम मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें आप केस स्टडी के तौर पे सोच सकते हो कि कहीं पे अगर भारत में हॉर्टिकल्चर बढ़ाना है तो भाई करना क्या होगा। कम से कम आपको आइडिया तो आएगा, और बाकी स्टेट्स में भी आप इसको लिख सकते हैं, आप सोच सकते हैं। तो एचपी शिवा भी यही है, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन। आई रिपीट, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन। तो वही सब बातें हैं। आप सोलर फेंसिंग बना लो, या इरिगेशन फैसिलिटी बना लो, प्लांटिंग टेक्निक बात कर लो, फार्मर की वैल्यू एडिशन की बात कर लो, ये सारी चीजें एक साथ चाहिए, तब जाके कहीं भला होगा। तभी आप लीची, गुआवा, अनार, पोमग्रेनेट, लेमन, ये सब चीजें आप उगा पाएंगे, ये सब चीजें प्रमोट कर पाएंगे, और तभी राज्य का भला होगा, तभी जीडीपी बढ़ेगी, तभी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा।
Moving further, we can talk about couple of other important developments which are reflecting some key areas. That is, let's talk about couple of points, क्योंकि हमने बात की थी in our Indian Express discussion that how Supreme Court is changing it. So अब होना ये है कि जो both houses of parliament, they should see that what Supreme Court has said about India's divorce law. Divorces जो हैं उसकी बात हो रही थी कि divorces shouldn't be, you shouldn't have to travel beyond district level family courts. बहुत सारे डिवोर्स केसेस लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंच जाते हैं, एंड कोर्ट की पावर अंडर आर्टिकल 142 इज टू रेंडर कंप्लीट जस्टिस, क्योंकि वही रह जाता है। इसीलिए लीगल वैक्यूम होने के कारण बात वहां तक पहुंचती है, और इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जब होती है तो अब जो है आपको फिर डिवोर्स देना ही पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि इंडियन डिवोर्स लॉज कंपेल कपल्स टू शो ईच अदर्स फॉल्ट, वो मजबूर करता है एक दूसरे की कमियां बताएं। मैनी कंट्रीज हैव मूव टू नो फॉल्ट डिवोर्सेस। तो मैरिज लॉ अमेंडमेंट बिल राज्यसभा ने पास किया, और उसने इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन को रिकॉग्नाइज किया। उसमें और काम होना चाहिए। आप नो फॉल्ट डिवोर्स को भी लेके आइए, 1954 मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट को भी लेके आइए, उसको भी अमेंड कीजिए। 30 डेज पब्लिक नोटिस आप दीजिए। 30 डेज पब्लिक नोटिस जो दे रखा है इंटेंडेड मैरिज को, वो भी एक एब्सर्ड प्रोविजन है, क्योंकि वो 30 दिन वो आपकी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करता है। पार्लियामेंट को लॉज को मॉडर्नाइज करना चाहिए। एमपी अक्रॉस पार्टी लाइन दे मस्ट चैंपियन दीज आइडियाज, और अगर सारी पार्टी सपोर्ट करेंगी तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की जैसे पार्लियामेंट ने जैसे विशाखा गाइडलाइंस जो सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस को ठीक किया था, वैसे ही आप जो है पीओएसएच जिसको हम कहते हैं, जो अभी हम मेडिकल टर्मिनेंसी कि हमने लॉ की आज बात की थी, एमटीपी एक्ट की बात की थी, तो इसके अंदर भी सरकार को उतना ही फायदा होगा। यू नो इट विल बी अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव लॉ। इसको सोचने की, इसको समझने की बहुत जरूरत है। प्लीज रीड दिस आर्टिकल केयरफुली एंड अंडरस्टैंड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूं करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि हम वैसे भी देखेंगे, लेकिन आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू वन एलिमेंट दैट करंट अकाउंट डेफिसिट हैज वाइडन टू 2.8% इन फर्स्ट क्वार्टर, इट इज वर्स्ट इन 4 years। तो देखिए करंट अकाउंट बैलेंस कैसे दिखा रहा है ये 2022 की बात हो रही है। कमोडिटीज से वे देखिए आप, कमोडिटी इट इज बिकॉज ऑफ द कमोडिटीज, और यूएस जीडीपी भी श्रिंक हुआ है फर्स्ट हाफ में 2022 में। सो दीज आर द वेज यू हैव टू अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट जो है 10,000 करोड़ लेस बोरो करेगा, क्योंकि वो 16,000 करोड़ वो देखना चाहता है सोवरिन बॉन्ड्स के थ्रू। सो सोवरिन बॉन्ड्स के थ्रू, बिकॉज दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, कि जो स्पेसिफिक ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं कमिंग मंथ्स में जिनको किया जाएगा, जैसे सिंगापुर हो गया, साउथ कोरिया हो गया, वो ऑलरेडी ग्रीन बॉन्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ग्रीन बॉन्ड्स जो है वो सोल्ड किए जाएंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, सोवरिन फंड्स को। उससे जो पैसा आएगा गवर्नमेंट उसको यूज करेगी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन डेवलपमेंट को। गवर्नमेंट ने पहले प्लान किया था कि हम पैसे किसी और तरीके से उठाएंगे, लेकिन अब उन्होंने जो है सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स को लेके आई हैं कि भाई हम जो है बॉन्ड इशू करेंगे, और बॉन्ड के बदले हम पैसा लेंगे, और अपने प्रोजेक्ट को हम फाइनेंस करेंगे। दिस इज व्हाट they are doing it, and definitely it is one of the important and progressive step, that's what we can say. So moving forward, let's take what are the important key takeaways from the Hindu newspaper. We have already discussed the 51-year-old curb single women get equal abortion rights, इस heading से उन्होंने दिया है। तो बात सेम है जो हमने इंडियन एक्सप्रेस में बात की, लेकिन बस उसका heading different है। Moving further to see that what more important news items from both the prelims and the mains examination we can take out. So this is one of the news, Kangayam cattle. So Kangayam cattle, it is a PT के एंगल से important है। तो Kangayam cattle known for their massive humps and sharp horns, आप देख रहे होंगे पिक्चर में सामने दिखाई दे रहा है, और वो थ्राइव करते हैं कोरंगडू, एक यूनिक सिल्वी पैस्चर है
जो कि सिल्वरी पैस्चर का मतलब किस प्रकार का वेजिटेशन, किस प्रकार का ग्रेजिंग ग्राउंड। तो तमिल में कलाई वर्ड मीन्स बुल, और जो है दिस एनिमल इज गॉट अ बिग हम्प, जैसा मैंने बताया उसका एक बहुत बड़ा बीच में हम्प होता है, और लॉन्ग लेग्स। तो कांगेयम ब्रीड है ये, हैबिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन इसका 8 डिस्ट्रिक्ट्स में है, जनरली उसको कहते हैं कोंगू नाडू। सो प्लीज डू चेक अप द एटलस और चेक करो कि कोंगू नाडू कौन से एरिया को आप कहोगे। ये डॉक्यूमेंटेड ब्रीड है, और आप कह सकते हैं कि इट इज यू नो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीड विच ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसके बाद आप कह लीजिए इरावती महादेवन सर, जो कि इंडस वैली की उन्होंने स्क्रिप्ट पे वर्क किया था, और ही वाज द वन हु सेड कि ये जो है पिक्चर कम यू नो पिक्चर कम अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट है, और माइग्रेटरी कनेक्शन है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो एक्सीलेंट ड्राउट ब्रीड है, ये यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि पानी लेने से लेकर बाकी सारे खेतों के कामों में भी इनको किया जाता है। There is, we can say, example is from the nature and culture. So it is the first of the 5 recognized breeds of Tamil Nadu. बाकी भी है उम्बलाचेरी, पुलिकुलम, अलम्बाड़ी, बारगूर, आप नाम लिख सकते हैं। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज, आप उसको चेक कीजिए। नेशनल एंड ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, चेकआउट द हेडक्वार्टर्स, चेकआउट क्या रोल है, और ये आईसीआर के अंडर है। तो उन्होंने इसको मेंटेन किया है। तो ये जो है आप कह लीजिए कि ब्रिटिश टाइम से इनका रिकग्निशन है, और उनको जो है पॉपुलराइज भी किया गया है। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये सिविलाइजेशन और कल्चर, जैसे मैंने आपसे कहा, तो प्रैक्टिस ऑफ सेडेंट्री पेस्टोरलिज्म, यानी कि पेस्टोरल जो होते हैं वो एक जगह रुक जाते हैं, वहीं पर वास्ट ग्रीजिंग ग्राउंड होता है, वहीं पर जो है ये चरते रहते हैं, वहीं रहना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद सीजन जब चेंज होता है तो ये गो टू अनदर प्लेस ऑल्सो। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे कल्चरल, हमारी एग्रीकल्चर हेरिटेज का। दिस इज व्हाट वी कैन डेफिनेटली टेक इट। और 5% ऑफ कांगेयाम्स को जल्ली कट्टू, जल्ली कट्टू एक बुल फाइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मकर संक्रांति अभी आएगी तो हम उसकी दोबारा चर्चा करेंगे। और कैटल शो जो होता है, वेला कोइल में कैटल शो लाखों लोग आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पीटी के एंगल से, आपको पॉइंट्स के एंगल से इसको नोट करना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करें from in Tamil Nadu also, Tamil Nadu Textbook and Education Services Corporation ने आइडेंटिफाई किया है कि कैसे तमिल टेक्स्ट को इंग्लिश और बाकी द्रविडियन लैंग्वेजेस के हम करके करें। तो ये एक एग्जांपल हुआ कि हाउ आवर रीजनल लिटरेचर, हाउ आवर रीजनल कल्चर इज एक्चुअली चेंजिंग, और उसमें चिल्ड्रन और बाकी जो एज ग्रुप्स हैं उनके हिसाब से टेक्स्ट को इंडियन लैंग्वेजेस के पॉपुलराइजेशन के हिसाब से किया जा रहा है। यानी यू विल हैव ग्रेट प्राइड इन योर ओन लैंग्वेज, जैसे हिंदी है, तमिल है। तमिल जो है is the one of the old, Tamil is the oldest culture in fact and the mother of the culture. So संस्कृत और तमिल, संस्कृत आप कह सकते हैं कि इट इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ऐसे ही तमिल कल्चर, तमिल को दैट इज वाई क्लासिकल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो टू अप्रिशिएट। आप इसके पॉइंट्स भी बना सकते हैं। मूविंग फर्दर, टेकिंग अप अदर इंपॉर्टेंट एरियाज जिसमें हमें बात करनी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रीलिम्स एंड द मेंस एग्जामिनेशन। इसके एंगल से हम देखेंगे पॉडकास्ट। जी हाँ, पॉडकास्ट, पॉडकास्ट का क्या रोल होता है? तो सीरियल लिसनिंग शब्द इसके लिए यूज किया गया। तो पॉडकास्ट को हम क्या मानते हैं? इंटेलिजेंट मीडियम है, स्टोरी टेलिंग के लिए अमेजिंग है। हम भी अनसरकारी पे पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करेंगे विद द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स की जो होंगी, लेकिन वो क्या है, थोड़ा कैजुअल हो जाता है। स्टोरी टेलिंग एग्जामिनेशन का ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए पॉडकास्ट हम नहीं कर रहे फिलहाल। बट देन इन द फ्यूचर, इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट फर्दर, इन ऑर्डर टू give right values and right ideas to our candidates, वैसे तो ऑन द पर्सनल लेवल थ्रू आवर प्रोग्राम्स, जो हमारे स्ट्रक्चर्ड कस्टमाइज प्रोग्राम है उसमें रियल टाइम पॉडकास्ट तो होता है। दैट मीन्स आपने कुछ पूछा और मैंने आपको ऑडियो भेज दिया, वो है। तो इट इज़ एन इंटेलिजेंट मीडियम, और ये जो है इसकी एबिलिटी है कि वो जो है लंबे टाइम तक सुना जाता है, क्योंकि ब्रेन की एबिलिटी होती है डेडिकेट प्रोसेसिंग पावर। जब आप कोई और छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं तो आपकी अच्छी प्रोसेसिंग पावर होती है, इसलिए आप भी यूट्यूब के ऊपर चैनल चलाकर आप काम करते हुए सुन सकते हैं। अदरवाइज आप, आजकल का ज़माना जो है सेकंड्स का है, टिकटॉक रील्स और शॉर्ट्स का है, वो लेकिन पॉडकास्ट पे नहीं चलेगा। पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंसियर एंड इन द वेरी वेरी आई शुड से इंटेलिजेंट मीडियम एज वी जस्ट डिस्कस्ड। दिस इज व्हाट वी कैन से। बाकी एक आर्टिकल है, इंडियन कितना रुपये को प्रॉप करे, इन इस एरिया में हम ऑलरेडी वी हैव टेकन अप द
lot of important articles already, so we are not going into that. Moving further, we are moving further with the economic times. If I'm not wrong, we're going to take up, yes, this is economic times only. So let's see. So in economic times, we are taking up an article which is talking about कि कैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो एमजी नरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसके अंदर गवर्नमेंट ने जो फंड को यूज किया है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर इज यूजिंग इट, सेंटर इज लुकिंग फॉरवर्ड कि उसका सही इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया गया है. So the true spirit of the flagship rural employment guarantee scheme is to provide provide opportunity to the skill and unskilled family persons so that उनका गुजारा ठीक से हो सके. So that is what is there. So that is why center ने अभी तक 648,594 crores disburse कर दिया. तो it is a central government scheme. ये हम यहाँ से point ले सकते हैं. Now another very important element that we want to discuss कि global economy तो change हो रही है, इंडिया का performance outstanding है, तो कैसे, अगर हम बात करें कैसे, तो पॉइंट ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी चेंज हो रही है, वहाँ सब कुछ हो रहा है, सेवरल थिंग आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, तो इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है, सप्लाई कंस्ट्रेन हो रही है, उसके बाद जो है ग्लोबल मार्केट्स स्लो डाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड लेबर मार्केट का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, यंग पीपल जो है हाइब्रिड मोड में काम कर रहे हैं, और स्ट्रेसफुल और डेंजरस जॉब्स में लोग वापस आने को तैयार नहीं है, तो पावर ऑफ लेबर जो है वो खासकर डेवलप कंट्रीज में उनको वैल्यू पता लग रही है. तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इसकी वजह से जो है आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मौका मिल रहा है. इसके लिए जो है आप एल्गोरिदम्स का यूज कर रहे हैं, इवन इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, वहां पर भी आप जो है डायग्नोस्टिक्स का यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर डिटेक्शन एंड सो ऑन. डीएनए सीक्वेंसिंग जो है पहले $10 million में होती थी, लेकिन अब वही कई $1,000 में हो जाती है. तो साइंटिस्ट जो है एडवांस बाउंड्रीज में जा रहे हैं, तो ये सारे रिवोल्यूशंस हैं. What I'm talking about is revolution. जैसे artificial intelligence is a revolution, and then in medical terms also it is a revolution. Energy transition is also revolution because we are moving towards green energy. तो ये सारी चीजें हैं. Dramatic expansion हो रहा है. Market is becoming accessible. Everyone is going to have an outreach. पहले जो मल्टीनेशनल कंपनीज कर सकती थी, अब सब कर सकते हैं. अब एवरेज डिस्टेंस जो बायर और सेलर में जो पहले यू नो बहुत ज्यादा जैसे चाइना इंडिया का था ऑफलाइन वर्ल्ड में, लेकिन अब वो चेंज हो गया है ऑनलाइन वर्ल्ड में. ई कॉमर्स आप कह सकते हैं उसने चेंज कर दिया. तो दैट इज व्हाट वी नीड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन उसके बाद जो है आपका मेडिसिन, मेडिकल डेवलपमेंट, और तीसरा जैसे मैंने कहा आपका एनर्जी. तो इंडिया इज अ पावर हाउस. डिजिटल में भी पावर हाउस है, लाइफ साइंस में भी पावर हाउस है, डिजिटल सिस्टम हमारे यहाँ थ्राइविंग है. तो डिजिटल सिस्टम जो है रिटेल सिस्टम को रिप्लेस नहीं कर रहा है हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड फॉर्म में वो काम कर रहा है. हमारे यहाँ स्मॉल स्मॉल रिटेल बिजनेस भी जो है डिजिटली इम्बाइब हो रहे हैं. फिर जैसे अभी व्हाट्सएप के साथ आप कह सकते हैं कि जियो का एक रिवोल्यूशन लेके आया है, मोबाइल इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, जो कि इंडिया का डेटा रेट अभी भी स्लोएस्ट है वर्ल्ड में, लेकिन वो एक्सप्लोजन की तरफ बढ़ रहा है. दैट इज व्हाट वी कैन से. सो एक डिजिटल रिवोल्यूशन आएगा और वो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा. अमेरिका ने रिसेशन को रोक दिया, चाइना ने भी रोक दिया, लेकिन क्या वाकई वो रोक पाएंगे? तो फ्रेजाइल वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रही है. यूरोप में एनर्जी क्राइसिस है, चाइना के पास पोटेंशियल है ग्रो करने का, लेकिन उसका एग्रेसिव रेगुलेटरी अप्रोच जैसे कोविड में उसने दिखाया, तो नहीं हो सकता वो. सेकेंडली अगर हम बात करें कि इंडिया, तो इंडियन इकोनॉमी इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर अभी के टाइम के हिसाब से, हाईएस्ट पोटेंशियल ग्रोथ इन दैट सेंस, एंड दैट इज व्हाट वी कैन सी थ्रू मैप आल्सो. आप देखिए, फॉरेस्ट रिजर्व्स टू एक्सटर्नल डेट, यानी जो आपको बाहर का पैसा देना है, जो आपने उधार लेके, अगर सिंपल भाषा में कहा जाऊं, और आपका फॉरेक्स रिजर्व कितना, तो आप देखिए, आप जो है इमर्जिंग मार्केट इन मिडिल इनकम कंट्रीज, ये है इमर्जिंग मार्केट मिडिल इनकम कंट्रीज, और ये है आपका लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज. आप दोनों को देखिए, दोनों का फर्क देखिए. इन्वेस्टमेंट भी आप देखिए, तो total investment is in the black, lower emissions is in the green, and higher emissions is in the orange color. So these are the things which are very very important to understand.
विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व। जो ये एक डेटा दिया है अभी, और इस डेटा से हमें पता लगता है कि किस तरीके से चीजें बदल रही हैं। यू नो थिंग्स आर चेंजिंग। 2013 में देखिए आप क्या था, 2018 में क्या है, 2021 में क्या है। 13 में सी दिस वाज लाइक दिस, 18 में दिस इज लाइक दैट, सो दैट्स व्हाट इज यू कैन से, वो जो मतलब पहले वाले उसमें है। तो इधर 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032 में देखिए कहाँ तक जाने की बात है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और हायर इमिशंस में इन्वेस्टमेंट कम जाएगा, लोअर इमिशंस में obviously it is going to increase. So these are the general points which you must bring into your answers in economics, and also you must try to, जब आपका static portion cover हो जाए तो उसके बाद से आप जो है सारी चीज को एक पॉजिटिव एंगल से कर सकते हैं, so that you can link with it. So please join us in our different kind of courses where individual is taught how to think, how to work, how to write, and that is what a sure way with sincerity to get success. Moving to the next newspaper, that is the Hindustan Times. Let's see what we can pick up from the important perspective, because everywhere you have to understand that there are important areas, there are key things जो कि हमें समझने में हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसने हमें आज हमने जो डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन अभी हम उसके और उसको दूसरे एंगल से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन डिस्कस हरिकेन इयान जो फ्लोरिडा में आया। ये देखिए, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट आप ये देखिए कि कल को जनरल स्टडीज पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट का जब क्वेश्चन आता है तो क्या आप कुछ सीख सकते हैं इससे? जब वहां रेस्क्यू ऑफिशियल्स ओवरवेल्म हो रहे हैं तो इंडिया का क्या होगा? ऑरलैंडो, जैक्सनविले, जॉर्जिया, शार्लेट, ये पूरा एक देखिए दिखा रहा है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हेरिकेन्स एवर टू हिट यूएस, पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन अक्रॉस फ्लोरिडा। तो क्या हुआ? एक्सट्रीमली डेंजरस कैटेगरी 4। और हुआ क्या? 240 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड, 240 यार, इनफ। एंड 665 किलोमीटर हरिकेन ने अपनी फोर्स विंड को एक्सटेंड किया, 665 किलोमीटर। 27 मिलियन पीपल, 2.7 मिलियन पीपल आर विदाउट पावर। Obviously some only people are missing. At least 300 people cut off after a chunk of the Sanibel causeway fell into the sea. होता है ऐसा। Cars floating in the streets, buildings are overtopped by waves as the storm Ian pushes the water onshore. तो फ्लोरिडा ने प्रिपेयर कैसे किया? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। 2.5 मिलियन पीपल यानी 25 लाख लोग, 25 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया। मैंडेटरी इवैक्यूएशन ऑर्डर्स, आप भी केस स्टडी में एथिक्स के लिख सकते हैं। इवैक्यूएशन सेंटर सेटअप किए गए, कमर्शियल फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, नेशनल गार्ड ट्रूप्स आर रेडी। उसके बाद एरियाज में इमरजेंसी एंड कर्फ्यू लगा दिए गए। फॉर फ्लोरिडा गवर्नर सेड द स्टेट शुड ब्रेस फॉर ए नेस्टी नेस्टी 2 days। उसके बाद जो है थाउजेंड्स ऑफ कॉल इमरजेंसी नंबर पे की गई। फायर फाइटर्स हैव बीन वर्किंग, रेस्क्यू इज अंडर वे। सो दैट इज हाउ यू हैव ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि ये जब यूएस में ऐसा हो सकता है तो इंडिया को कैसा लगेगा या क्या चाहिए। We have been talking about this that what the government of India, the Supreme Court has just said। तो ये मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, तो ये ऐसे आया अबॉर्शन लॉ आपके सामने स्क्रीन पे, प्लीज हैव अ लुक। अब है आपके स्क्रीन पे। तो व्हाट द ओरिजिनल एमटीपी 97 सेड अबाउट टर्मिनेशन प्रेगनेंसीज की 12 वीक के अंदर होनी चाहिए, नहीं तो नहीं करेंगे। टर्मिनेशन किसके बेसिस पे होगा? सिंगल ओपिनियन के बेसिस पे होगा। 1971 में, 1971 में ये बात थी। लेकिन उसके बाद क्या आया? 12 से 20 वीक आया, टर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ 2 एक्सपर्ट्स। बी 20+ वीक्स का इलीगल टू अबॉर्ट। अब आप जो है उससे आगे मतलब अगर आप सोचेंगे 20 हफ्ते से आगे तो अबॉर्ट नहीं हो सकता। अमेंडमेंट सब क्या हुए 2021 में कि अपर जेस्टेशन लिमिट इंक्रीज कर दी गई, 20 से 24 वीक कर दी गई है स्पेशल कैटेगरीज के लिए। उसमें रेप सर्वाइवर भी है, विक्टिम ऑफ इंसेस्ट भी है, डिफरेंशियली एबल्ड और माइनर्स भी हैं। यानी कि जहां पर भी प्रेगनेंसी रिस्क लेगी लाइफ को वुमेन की और ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल होगी तो वहां बोला गया है। अब अंडर 20 में ओनली वन नीड
सिंगल ओपिनियन टू टर्मिनेट, एक ओपिनियन चाहिए और आप कर सकते हैं। 20 से 24 में जो है बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ टू एक्सपर्ट्स। 20 से 24 में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ओरिजिनल एमटीपी एक्ट जो है वो मैरिड वुमेन को डिस्टिंक्शन कर रहा था, मैरिड एंड अनमैरिड, तो आप सस्टेन नहीं कर सकते आप उसको लॉ में, अनमैरिड वुमन को भी अलाउ किया जाएगा। एग्जिस्टिंग प्रोविजन इन द एक्ट डू नॉट अलाउ द सिंगल वुमन टू अबॉर्ट आफ्टर 20 वीक्स, जबकि डिवोर्सीज, विडोवर्स और सम अदर कैटेगरी वुमन आर अलाउड टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक्स। ऐसा दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड आल्सो इन डिटेल्स। तो आप इसको एथिकल एंगल से भी देखो, आप इसको सोचिए कि एपेक्स कोर्ट का जो जजमेंट है क्या वो डिस्क्रिमिनेशन फाइट करने में हेल्प करेगा, क्या वो सोसाइटी को रिफॉर्म करने में हेल्प करेगा, क्या वो टैबू को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, क्या वो सेफ अबॉर्शन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने में हेल्प करेगा, क्या वो मतलब जो है बाकी सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने की बात हो सकती है अवेयरनेस के साथ साथ। दिस इज व्हाट वी कैन से। मूविंग फर्दर, अगर हम बात करें सुंदरबंस को प्रोटेक्ट करने की, फ्रॉम द पीटी एंड मेज दोनों है, तो यानी कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर और 11 मिलियन पॉपुलेशन बांग्लादेश और इंडिया की। सुंदरबन डेल्टा जो है 3 माइटी रिवर जुड़ी हुई है उससे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। प्लीज ओपन योर एटलस एंड हैव अ लुक। क्या क्या मिलता है वहां पर? बंगाल टाइगर मिलेगा, गंगा एंड इरावदी डॉल्फिन्स मिलती हैं, एस्चुरीज, क्रोकोडाइल, रिवर टेरापिन। ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है? हाई लेवल ऑफ कोस्टल इरोजन, पहला पॉइंट। राइजिंग सेलिनिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, दूसरा पॉइंट। यानी कोस्टल एरिया इरोड हो रहा है, ग्राउंड वाटर में नमकीन बढ़ रहा है। एस्चुरीज, देखिए चेक कीजिए ज्योग्राफी में एस्चुरीज कैसे बनती हैं। एस्चुरीज जो हैं वो प्रोडक्टिविटी घटा रही हैं फिश पाउंड की और फार्मलैंड की, यानी पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस को और दिक्कतें आने वाली हैं। दैट मींस अ रेसिपी फॉर नेचुरल डिजास्टर्स। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया वाले सुंदरबन में है 980 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और 370 to 850 is on the Bangladeshi side. Average income is less than $1 per day. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बढ़ना चाहिए। तो इंडिया और बांग्लादेश ने 2011 के मेमोरेंडम के अनुसार बायलैटरल कोऑपरेशन की बात की, इसीलिए बायलैटरल जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बना, इसीलिए उसका प्रमोट होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों कोऑपरेट करेंगे तो इको टूरिज्म, फिशरीज और प्रोटेक्शन फ्रॉम साइक्लोन्स, ये तीनों चीजें साथ साथ में हो पाएंगी, अपार्ट फ्रॉम द नेट बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर एक्सचेंज ऑफ कार्बन। यानी कि सुंदरबन एक हब बने जो कि ग्रीन एनर्जी का हो अपने आप में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करे। सो दिस नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं ऐसे, जैसे ट्राइलेटरल वेडन सी कोऑपरेशन, ये आप चेक करिएगा, ट्राइलेटरल वेडन सी कोऑपरेशन, विच कंट्री इट इज रिलेटेड विद, बिकॉज अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक है, मेकोंग रिवर कमीशन एक है, एंड सेनेगल इन अफ्रीका, सेनेगल रिवर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक है। तो इसी तरह से सुंदरबन भी अपनी जगह काम कर सकता है। एक सुंदरबन जॉइंट सेक्रेटरीट बन सकता है, ऐसे में भी आप बोल सकते हैं। टूरिज्म, शिपिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, फिशरीज, रूरल डेवलपमेंट प्रमोट हो सकता है। बायलेटरल कोऑपरेशन प्रमोट हो सकता है, दोनों देशों के बीच में शांति और प्यार प्रमोट हो सकता है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद जो है सस्टेनेबल शिपिंग प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें आ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर, वाटर सैनिटेशन और मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट, यानी कि हर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस का ट्रांसपोर्ट, जैसे हमारे यहाँ बात करें हम अर्बन सिटीज में मेट्रो भी है, हाईवेज भी हैं, बसेस भी हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मेट्रो तो नहीं लेकिन फिर भी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। इन्वायरमेंटल बॉन्ड्स उनके लिए क्रिएट किए जा सकते हैं, और कार्बन मार्केट भी। तो बहुत सारे आइडियाज दिए गए हैं यहाँ पर। कार्बन मार्केट का अर्थ हुआ कि कार्बन जो है, जो देश कार्बन पैदा कर रहे हैं वो ऑफसेट करने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करें। कार्बन मार्केट, सीडीएम, कार्बन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी होता है। तो आप मेरे बाकी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने एक शॉर्ट लेक्चर कार्बन डेवलपमेंट मैकेनिज्म या सीडीएम पे भी हमने किया था। कमिंग फर्दर टू बिजनेस स्टैंडर्ड, और उसके बाद हम मिनट से इसको वाइंड अप कर देंगे। हमें देखना है कि हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस हद तक हमें हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर सर ने 15 अगस्त की स्पीच में बोला यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड इंडिया चाहिए। लेकिन आप अगर सोचें कि डिस्पैरिटी कैसी है ग्रोथ और डेवलपमेंट में स्टेट्स के बीच में,
तो ये डिस्पैरिटी क्या आपस में जुड़ी हुई है? लो ग्रोथ स्टेट आखिर हैं कौन से इंडिया के? जरा मैप सोच के देखिए, वैसे बताइए। तो आप पाएंगे नॉर्दर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री जो है वो आपके लो ग्रोथ स्टेट्स हो गए। हाई ग्रोथ हो गए साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, SW एंड W, ये हो गए आपके हाई ग्रोथ। दोनों के बीच में फर्क है। SW हाई ग्रोथ रेट को दिखाता है, NEC जो है नॉर्थ लो लो को दिखाता है। कैसे लेकिन हम कह सकते हैं ऐसा? तो टोटल स्टेट पर प्रोडक्ट पर कैपिटा, टोटल स्टेट प्रोडक्ट पर कैपिटा यानी एक व्यक्ति के हिसाब से अगर आप निकाला जाए पर कैपिटा तो कितना उनका स्टेट का प्रोडक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट प्रोडक्ट पर कैपिटा यानी टोटल स्टेट का कितना कमाई है साल भर का, क्या सर्विसेज क्या मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ। सिमिलरली सर्विसेज स्टेट प्रोडक्ट पर कैपिटा, तो मैन्युफैक्चरिंग भी ले ली सर्विसेज भी ले ली, तो किससे हमें क्लियर डिस्पैरिटी पता लगती है। फॉर एग्जांपल बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, सिमिलरली हैदराबाद मैसूर एंड ट्रावनकोर, ये बहुत पावरफुल थे, प्रिंसली स्टेट्स भी थे और प्रेसिडेंसीज के साथ जुड़े हुए थे। जो प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास की, वो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा डोमिनेटेड नहीं थी, इसीलिए उसमें डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी, नेशनलिस्टिक कंसिडरेशंस को शेप मिली। और लार्ज प्रिंसेस स्टेट्स में भी यही था, क्योंकि उन्होंने भी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इवन इंडस्ट्रीज के लिए, इसीलिए उन्हें बेनिफिट भी हुआ ग्रोथ और डेवलपमेंट से आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन सबके साथ क्या ऐसा हुआ? बहुत सारे जगह ऐसे रह गए जहाँ पे सिर्फ खेती होगी, खेती भी जो है सिर्फ गेहूं या फिर चावल उगेगा, और वो भी बहुत मुश्किल से। तो लो ग्रोथ एरिया मतलब क्या हुआ? ओल्ड बंगाल प्रेसिडेंसी। उसके बाद जो है आपका यूपी और बिहार में बट गया वो, उससे और फर्क पड़ा। साथ में जो लेस और स्मॉल फाइनेंशियल जो प्रिंसली स्टेट्स थे, क्योंकि 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, वो भी इतने पावरफुल नहीं थे। बंगाल ने कुछ डेवलपमेंट देखा, कुछ नहीं भी देखा। एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो गया था, टी और इंडिगो प्लांटेशन भी स्टार्ट हो गए थे बंगाल में। तो इसलिए ईस्टर्न रीजन में ब्रिटिश कंपनीज तो थी, लेकिन वो वहां पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर और ट्रेड में थी। इसीलिए वहां पर जो है भारत के इंडिपेंडेंस के बाद एक तरीके का वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि जो धंधा ब्रिटिश कर रहे थे अचानक से वो धंधा उसके बाद वो बिजनेस वो एंटरप्रेन्योरशिप को ही नहीं कर पाया। तो इसलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग में गया। और कौन से एरियाज में गया आपको पता है? वो ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में गया। लेकिन हैवी इन्वेस्टमेंट के स्पिन ऑफ नहीं हुए, यानी पैसा तो लगा दिया, लेकिन उससे क्या प्राइवेट कंपनीज निकल के आई? नहीं आई। क्या मशीनों से और मशीनें बनी? नहीं बनी। वेस्ट बंगाल में लेफ्ट की सरकार आई, लेफ्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट आई, और वो जो है हर चीज को नेशनलाइज करने की, हर चीज को सरकार के द्वारा करने की बात करेगी। साउथ और वेस्ट के लोग ज्यादा मतलब स्टेट ज्यादा ग्रो किया, जबकि उनका लिमिटेड रोल था प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग, केमिकल्स और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज पर फोकस किया, जिसके अंदर पैसा कम लगाना था और दिमाग ज्यादा लगाना था। तो पेट्रोलियम हुआ, केमिकल हुआ, और लिबरलाइजेशन के बाद तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हाई टेक सर्विसेज की हम बात करते हैं, आईटी की बात करते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हाई टेक सर्विसेज। की वर्ड जब तक आप नोट नहीं करेंगे, की फ्रेजेस नोट नहीं करेंगे, पेपर निकलने वाला नहीं है। 150 वर्ड में सब कुछ बताना है। सो हायर ग्रोथ स्टेट ज्यादा अच्छे प्लेस्ड हैं, उनका स्ट्रांग प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुझान है, हायर एजुकेशन की तरफ उनका रुझान है, कोस्टल लोकेशंस में जो है उसकी वजह से आप ग्लोबल इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए वर्किंग एज पॉपुलेशन भी वहीं बढ़ी है, एक तरीके से वर्किंग एज पॉपुलेशन भी वहीं हुई। बाकी जगह हो सकता है कि हमारे पास पॉपुलेशन तो है लेकिन वो यूज नहीं हो पाई, क्योंकि जो डेमोग्राफिक प्रोजेक्शन आने वाले समय की है वो है राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। वही वर्किंग एज मैक्सिमम वहीं से आएगी। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर बनाना है, डिविडेंड यानी उसका फायदा उठाना है और उसको डेट नहीं यानी उधारी नहीं बनानी है, तो हमें काम करना पड़ेगा, इन स्टेट्स को ऊपर उठना पड़ेगा। तो इसलिए उनको कन्वर्जेंस करना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज का। अगर अपनी इनकम को, एम्प्लॉयमेंट को नहीं बढ़ाएंगे, तो वेस्ट बंगाल का केस बहुत स्पेसिफिक है, तो वो पीछे रह जाएगा, हाई ग्रोथ हो नहीं पाएगी। क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं इंडिया के, वो इतनी आसानी से ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हाई ग्रोथ स्टेट्स के थ्रू हमें नेशनल वैल्यू चेन बनानी होगी, कि उनको बढ़ाया, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई, उनकी डिमांड बढ़ाई, बाकी स्टेट्स को जोड़ा और काम आगे बढ़ाया। सब कंपोनेंट सप्लाई कीजिए, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन जैसा मैंने बोला वो बनाइए, लॉजिस्टिक्स को करिए, स्किल डेवलपमेंट को करिए, लोकल माइक्रो मिडल एंड स्मॉल एंड मिडिल एंटरप्राइजेस को बढ़ाइए। और ये कब होगा? ये जब होगा जब स्टेट गवर्नमेंट्स भी सेंटर को सपोर्ट करेंगी। तो यूनिफाइड रियल इंटीग्रेटेड इकोनॉमी बनेगी जब
स्टेट्स जो है सेंटर को भी सपोर्ट करेंगे, दैट इज व्हाट वी कैन से. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल आइडिया, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. सो मूविंग फर्दर, अब हम बात करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, वी विल बी टॉकिंग अबाउट यू नो द मिंट. मिंट में हमारे लिए क्या है, वी हैव टू सी. दैट इज वाई आई टेल यू, प्लीज मेक योर ओन पॉइंट्स, प्लीज मेक योर ओन नोट्स. अब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, गवर्नमेंट ने बोरोइंग 10,000 करोड़ की कम की, तो क्या मतलब हुआ इसका. 10,000 करोड़ की सेंटर ने बोरोइंग कट करने की बात की, तो यानी वो सोच रही है कि जो मेरा फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है 3.4 का, मैं पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसको पूरा कर लूंगा. ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट साइन है कि गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है. यानी जो स्कीम्स हैं और जो बाकी चीजें हैं उसके होते हुए भी सरकार चाह रही है, क्योंकि उसका टैक्स रेवेन्यू उसके पास अच्छा आ रहा है, स्पेंडिंग हो रही है, सेंटर के फाइनेंसेस के ऊपर कम प्रेशर है, जीएसटी भी अच्छा आ रहा है, और सेकेंड हाफ में सरकार चाहती है कि बोरोइंग लेके और सब्सिडीज और इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करते. ये एक मतलब अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव साइन हुआ गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है फिस्कल डेफिसिट के थ्रू काम करती है. ये पीटी में भी क्वेश्चन आ चुका है. मनी रेज करती है कैपिटल मार्केट से, उसके बदले सिक्योरिटी देती है, उसको कागज देती है, ले भाई मेरा कागज ले ले, जब कागज देगा पैसे वापस मिल जाएंगे. ट्रेजरी बिल और बॉन्ड्स भी करती है, एक शब्द होता है ट्रेजरी बिल एंड बॉन्ड्स भी. तो फिस्कल डेफिसिट जो है गवर्नमेंट अगर कर रही है, यानी अपनी जेब से ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, तो उसको वो वापस भी करेगी. इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स फिस्कल डेफिसिट हमारे कंट्रोल में रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए. तो गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये चर्चा की कि फिस्कल डेफिसिट भारत की सरकार आखिर अ, संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी. ओके, नाउ कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब हम शब्द एक यूज करते हैं, ग्लोबल टाइटनिंग. यहाँ पे ग्लोबल टाइटनिंग का अर्थ ये नहीं है कि आपने जो है गले लगा लिया. यहाँ पे ग्लोबल टाइटनिंग का मतलब है कि बैंक के जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट, वो बढ़ा दिए गए हैं. तो देखो, यूके, नॉर्वे, स्वीडन, हांगकांग, ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, यूएस, सब ने बढ़ा दिए हैं. रिजर्व बैंक जो है इंडिया, उसने भी अपनी रेपो रेट को बढ़ाया है, इसीलिए क्योंकि इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं पूरे वर्ल्ड में, इसी वजह से हमने ये स्टेप उठाया. पहली बात. दूसरा, अगर हम बात करें यूके क्राइसिस, अब सितंबर 2021 में देखिए आप, क्या था पाउंड का पोजीशन, और अब देखिए पाउंड की पोजीशन क्या है. क्योंकि यूके ने भी, सरकार जो अभी आई, उसने बोला भाई टैक्स माफ, बिजली के बिल माफ, लेकिन पैसा कहाँ से उठाएगा, वो माफ जो करेगा उसका खर्चा कौन उठाएगा, उसका खर्चा वो मार्केट से उठाएगा, बोरोइंग से. बोरोइंग से उठाएगा तो सरकार और कमजोर बनेगी, तो पाउंड जो है इस चक्कर में डाउन जा रहा है. फिर उसके बाद कॉस्टली वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर. तो ओईसीडी देखिएगा, ओईसीडी का भी रोल क्या है. ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, 2.8 ट्रिलियन डॉलर, 2.8 ट्रिलियन डॉलर का कॉस्ट दे रहा है ये. शार्प इम्पैक्ट इकोनॉमिक, यूरोपियन इकोनॉमिक्स पे फर्क डालेगा. अगर हम बात करें सैलरीज, तो एवरेज एनुअल सैलरी पे हाइक जो है वो डबल डिजिट में अभी भी जा रही हैं. अच्छे लोगों को, टैलेंटेड लोगों को रिटेन करने के लिए कंपनियां पैसे दे रही हैं. यू नो, so that is how you have also to understand how things and economy work, and how we can take the best out of it. This is very very important from the prelims examination perspective. Coming to the views finally, LRS,
that is liberalize remittances scheme of the Reserve Bank of India. So the question is, अगर आपका कोई नोन या कोई बच्चा बाहर पढ़ रहा है या आप हॉलिडे बाहर मनाने जा रहे हैं, तो you can use liberalized remittance scheme of RBI. So all resident individuals, including minors, can remit up to $250,000 per year from any permissible transaction. There are no restrictions on the frequency of remittances and no transaction specific sub limits under LRS. तो ये बहुत ही अच्छी बात है. Except Nepal and Bhutan जो है आपको परमिट है ट्रांजेक्शन्स के लिए. सर्टेन ट्रांजेक्शन्स आर प्रोहिबिटेड, और वो सेम जो है वो मतलब आप मान लीजिए कि यहाँ पर भी मना है, बाकी आप आराम से ऐसा कर सकते हैं. दिस इज वन इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग एंड इंफॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी थी. सेकेंडली, अगर हम बात करें 5 थिंग्स, ग्लोबल टेक जब क्रैश हो रहा है तो उस टाइम में 5 चीजें भारत के लिए क्या अच्छी हुई हैं. तो आप अगर हम बोलें, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ने जो है बाइजू लगा लीजिए, पेटीएम लगा दीजिए, जोमेटो लगा दीजिए, उन्होंने जो है सेवरल बिलियन डॉलर्स ऑफ वेल्थ को लोकल मार्केट में खराब कर दिया. फंडिंग खत्म हो रही है, यूनिकॉर्न जो है डाउन जा रहे हैं, लार्ज टेक कंपनी जो है बेल्ट टाइट कर रही हैं. तो 5 चीजें जिन्होंने टेक क्रैश हुए, और वो जो चीज़ें इंडिया में अगर आप बात करें तो पहली बात जो है आईपीओ जैसे आया था जोमेटो का और पेटीएम का, वो बाद में उसका वैल्यूएशन डाउन भी हुआ. तो नंदन नीलखेनी, आपने इनका नाम सुना होगा. क्या आप मुझे बता सकते हैं नंदन नीलखेनी कौन है और उन्होंने क्या रोल प्ले किया है? आई एम श्योर आप सबके पास आधार कार्ड तो होगा ही. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो है बहुत ही अच्छी बात की थी, डेटा रिच, personal public data from Indian citizens could make Indians data rich before they become economically rich. तो इसीलिए डेटा को मोनेटाइज करने का उन्होंने डाटा फिड्यूशरीज की बात की, जो कि अभी हम बात करते हैं कि डेटा जो है हमारे पास ही हमारा होना चाहिए, आधार, यूपीआई जैसे. दूसरा दूसरा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो टेलीकॉम की बात कर रहे हैं, हम सब लोग जुड़े हुए हैं. तीसरा फ्यूचर वर्क, हाइब्रिड वर्क जिसे हम कहते हैं, वर्क फोर्सेज जो है डिसेंट्रलाइज हो रही हैं, टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में भी हो रहा है. वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वुमेन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है. मून लाइट भी आएगा, सब जगह आएगा, वो इनएविटेबल है. और चौथा, 2 और 3 व्हीलर्स में 90% से ज़्यादा ईवीएस जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होल्ड हो रहे हैं. और पांचवा कि इंडियन सीईओ जो है ग्लोबल टेक कंपनीज के सीईओ तो बन रहे हैं, लेकिन उनकी कंपनीज भले ही अच्छा ना कर रही हो. तो पेंडेमिक के बाद भी इंडियन सीईओ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो यूएस सिटीजन्स हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर फर्स्ट जनरेशन इंडियंस, और उन्होंने अपने यहाँ की वैल्यूज़ को, यहाँ के कस्टम्स को वहाँ जाकर शो किया है. तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है हमारे लिए. लेकिन हमें देखना ये है कि आप एग्जामिनेशन को कैसे देखते हो. एग्जामिनेशन डिमांड्स क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी एंड कंसिस्टेंसी. So do get back to us for any problem, any issues, anytime. Wishing you all the best. Join our courses. Do like, share and subscribe. धन्यवाद. नमस्कार.